आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो, टॉक शो विद सोम का विजन हमारे जो युवा हैं, जो अपना करियर या जॉब की तलाश में हैं, उनको उनके डोमेन में अपने अतिथि को बुलाकर जो एक्सपर्ट्स होते हैं डोमेन के, उनसे उनकी गाइडेंस कराते हैं, जिससे उनकी मदद हो सके और वो अपना करियर को निखार सकें। इसी क्रम में जो हमारे अतिथि हैं, लोग कहते हैं कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर हूं तो मैं कुछ कर नहीं सकता या नहीं सकती, लेकिन इन्होंने उसको गलत साबित किया है। अपनी मेहनत और लगन से ये यहाँ तक पहुंची हैं। एक छोटे से गांव बस्ती जिला के अंदर जो पली पड़ी थी, और इनके पिताजी के साथ एक समस्या आ गई कि ये 5 भाई बहन थे। किसे पढ़ाएं किसे ना पढ़ाएं, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं थे। लेकिन हमारे अतिथि का मन था कि मैं पढ़ाई करूँगी, मैं आगे और पढ़ूँगी। इन्होंने 10th तक की पढ़ाई में ही होम ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। लोगों को पढ़ाती थी, कुछ पैसे कमाती थी और अपने पिता की मदद करती थी। 12th में इन्होंने जो स्कूल में जाके पढ़ाना शुरू किया और साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। इसी क्रम में इन्होंने पढ़ाई करते-करते पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विवेकानंद पॉलीक्लिनिक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लखनऊ से किया। 3 साल वहां उन्होंने जॉब भी किया। उसके बाद जो हम जानते हैं, इंडिया के फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार छाबड़ा जी के गाइडेंस में 1 साल काम किया। 2017 में NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत गवर्नमेंट ने कुछ CHO की बहाली की। पहली बैच की ये CHO हैं। सेलेक्ट होने के बाद जो इनका सेंटर है, 2019 में इनके सेंटर को यूपी के अंतर्गत बेस्ट सेंटर अवार्ड से नवाजा गया। और आपको जैसे पता है, CHO के अंतर्गत अनम, आशा, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता आती हैं। इनको हेड करते हैं CHO। CHO का मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए स्वागत करते हैं सुश्री रूबी सिंह जी का। रूबी सिंह जी, स्वागत है आपका टॉक शो विद सोम में। नमस्कार। थैंक यू सो मच मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। तो जैसा कि आप इतने स्ट्रगल से आगे आई हैं, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि CHO की आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप एज़ ए डॉक्टर दिनेश कुमार छाबड़ा जी के तहत काम कर रही थी। फिर इसके बारे में कैसे आपको पता चला गवर्नमेंट में? अ, मैंने ये जो सीएचओ की जो वैकेंसी थी ये अखबार में मैंने देखी थी कि वैकेंसी आई हुई है सीएचओ की, और उसमें लिखा था जो सब सेंटर्स होते हैं उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करके गांव-गांव में सीएचओ की जो है पोस्टिंग हो रही है। तो चूंकि पहला बैच था और मतलब फर्स्ट टाइम हमने ऐसी वैकेंसी देखी थी, तो उस टाइम मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी। मैं विवेकानंदा में ही काम कर रही थी, तो मैंने वैकेंसी देखी और नाइट ड्यूटी करके आई मैं, फिर मैं मॉर्निंग में जाके मैंने फॉर्म फिल किया। फिर ऐसे ही इसी के थ्रू हमें पता चला और हमने जो है वैकेंसी को फॉर्म फिल किया और एग्जाम दिया। सुपर्ब! सुपर्ब! तो ये वैकेंसी पहली बार निकली थी, तो कितनी वैकेंसी आई थी इंडिया के अंदर? वैकेंसी तो मतलब ये थी कि कितने भी लोग फॉर्म फिल कर सकते, उसमें कुछ मतलब वो नहीं था, लेकिन जो हम लोग का जो सिलेक्शन था बहुत सारे लोगों का, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग सीट थी। जैसे श्रावस्ती के लिए तो 30 सीट्स थी, और बस्ती, इलाहाबाद, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट के लिए था, लेकिन जो पहली प्रायोरिटी थी वो श्रावस्ती के लिए थी। कि मीन्स जो श्रावस्ती सेलेक्ट करता है या फिर श्रावस्ती के लिए रेडी होता है, उसकी जो ट्रेनिंग है वो फर्स्ट बैच में स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इस तरह से ये था कि अदर जो डिस्ट्रिक्ट थी, जैसे बस्ती जिला हो गया, मैं बस्ती की रहने वाली हूँ, और फैजाबाद हमारे नजदीक में ही पड़ता है, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद। तो वहां पे जो कोर्सेज थे, जो ट्रेनिंग थी, वो थोड़ा रुक के स्टार्ट होने वाली थी। तो फिर हम लोगों ने जो है श्रावस्ती सेलेक्ट किया कि चलो ठीक है, देखते हैं श्रावस्ती, मतलब बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, 200-250 किलोमीटर की दूरी में है, और श्रावस्ती लेकर के हम लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जो प्रायोरिटी थी वो श्रावस्ती के लिए, और श्रावस्ती में सिर्फ 30 सीट्स थी, तो हम लोगों ने प्रायोरिटी श्रावस्ती को दिया और फॉर्म फिल किया तो और जैसा एग्जाम दिया। जैसे आपने बताया कि ये यूपी के लिए, तो गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन में पूरे एंटायर इंडिया के लिए वैकेंसी आई थी या सिर्फ यूपी के लिए? सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए थी। अच्छा।
है तो ये सीएचओ जो है एंटायर इंडिया में है, हर स्टेट में है, जैसे मणिपुर में है, जो है पंजाब में है, हरियाणा में है, हर स्टेट में सीएचओ हैं, सबकी पोस्टिंग है। लेकिन जो मैं चूंकि यूपी में पोस्टेड हूँ, तो यूपी में जो है सबसे पहले जो पहली डिस्ट्रिक्ट थी उसे श्रावस्ती में प्रायोरिटी मिली थी। ओके। तो जैसे सीएचओ बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होती है? उस टाइम अभी भी है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग। अगर आप नर्सिंग के किसी भी उसमें हैं तो आप जो है सीएचओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। हैं। तो जैसा कि सीएचओ के अंतर्गत एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएँ आती हैं, तो जो आपके अंदर हायरिंग होती है, जैसे मान लो एएनएम की हायरिंग हो या आशा की हो या आंगनवाड़ी की हो, तो इसमें तो इस कम पढ़े-लिखे लोग भी कर सकते हैं। जी, जैसे आशा जो है पहले तो कक्षा 8 पास, क्लास 8 अगर पास है आशा, तो आशा की नौकरी जो है कर सकती थी। अभी जो आशा हैं उनके लिए भी बहुत सारे, पहले आशा का काम क्या था कि सिर्फ लोगों को बुलाना, मतलब जो पहले भर्तियां हुई थी आशा की, वो था कि आशा सिर्फ गांव में ही बच्चों को बुला के लाएंगी और टीकाकरण करवाएंगी। लेकिन अभी जो आशा का वर्क है वो काफी चैलेंजेस पूर्ण वर्क, क्योंकि जो हमारी आशा होती हैं वो गांव में एक स्तंभ का काम करती हैं। आशा जो है गांव की पिलर मानी जाती है, बिकॉज आशा जो है उसी गांव की एम्प्लॉय होती है, आशा को अपने पूरे गांव के बारे में नॉलेज होता है। तो जो हमारी आशा है उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जितने भी सर्वेज होते हैं, जितना भी वो होता है वो सब आशा ही करती है। और अभी आशा की जो क्वालिफिकेशन है वो 10 पास है, 8 to 10 पास है। लेकिन आशा जो है थोड़ी पढ़ी लिखी होनी चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके। सुपर। और आंगनवाड़ी की? आंगनबाड़ी का इंटरमीडिएट है। ओके। अगर आंगनबाड़ी है और इनका जो पॉपुलेशन का कवरेज होता है, मींस एक आशा पे जो 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा काम करती है, जो एक आंगनबाड़ी होती है वो भी 1000 पॉपुलेशन पे काम करती है। इनका जो पॉपुलेशन का वेरिएशन होता है वो 1000 पे होता है। तो आशा आंगनबाड़ी में कोई जाना चाहे तो उसके लिए कोई फॉर्म निकलता है या डायट होती है? कैसे होती हाँ, है? फॉर्म निकलता है। अच्छा। फॉर्म निकलता है और जो आशा होती हैं उनका जो सिलेक्शन होता है वो मतलब वैकेंसीज आती हैं हमारे, जैसे कि मान लीजिए पीएससी है या सीएससी है, तो वहां पे मतलब किस सब सेंटर पे की पॉपुलेशन कितनी है, मीन जैसे 5000 पॉपुलेशन या 6-7,000 पॉपुलेशन है और वहां पे आशा सिर्फ 5 आशाएं हैं, तो मीन्स 1000 पे 1000 पे एक आशा है, तो वहां पे कितनी आशा की रिक्वायरमेंट है। ऐसे कर करके जो है वैकेंसीज आती हैं। ग्राम प्रधान, एनम और जो हमारा सीएससी डिपार्टमेंट होता है उनके थ्रू जो है इनकी वैकेंसी फुलफिल होती है। तो अभी जैसे आप देखें, जैसे आपको पता है टॉक शो विद सोम का पर्पस लोगों को रोजगार से संबंधित ही बात करना है। तो यहाँ जो अभी आप देखें तो इसमें मोस्टली फीमेल कैंडिडेट ही होती हैं, राइट? जी, मेल भी भर सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल जितने भी हमने आशा देखा वो फीमेल कैंडिडेट्स ही हैं। अभी यानी कि मेल वो आशा हमने नहीं देखा, मतलब हमने जितने भी आशा से मैं मिली तो अभी फीमेल ही ऐसा कुछ, मतलब मैं आपको एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकती, उसके लिए सॉरी कि जो है आशा मेल है, क्योंकि अभी जितने मैंने देखा है वो मतलब एक तरह से जो रोजगार का वो है कि महिलाओं में कैसे रोजगार को बढ़ाया जाए, कैसे महिलाओं को जागरूक किया जाए, कैसे महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भरता लाई जाए। तो जो है आशा जो है फीमेल को, और उसी गांव की, पर्टिकुलर उसी गांव की, मीन्स जैसे जो भी गांव है उसी गांव की आशा होनी चाहिए ताकि यानी उसे गांव के बारे में पूरी जानकारी हो। गवर्नमेंट की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें लोगों को रोजगार दे सकते हैं औरतों। तो जैसे आप इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे कि हुँ, हुँ। आशा, आशा संगिनी, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी जो है सहायिका, इस हुँ, हुँ। तरह से बहुत सारी वो है जो है वैकेंसी निकलती रहती हैं। जो हमारी 20 आशा के ऊपर एक आशा संगिनी होती है, वो हमारी 20 आशाओं को मॉनिटर करती है। तो अच्छा। ऐसे करके बहुत सारी वैकेंसी गवर्नमेंट की आती हैं। जो आशा मीन्स थोड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस होती है उसको जो है आशा संगिनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसका प्रमोट कर दिया जाता है। तो ऐसे करके अलग से भी वैकेंसीज आती हैं और उसमें भी प्रमोशन होने के चांसेस रहते हैं। और औरतों के लिए बहुत अच्छा है कि वो अपने गांव में रह करके रोजगार को कर सकती हैं। सुपर, सुपर। इसमें कोई लिमिट होता है कि जैसे मान लो कि ऐज कोई लिमिट होता है या नहीं होता? सिर्फ क्वालिफिकेशन होता है? एज लिमिट वही 35-40 तक कर सकते हैं आशा। मैक्सिमम है। 18 प्लस होना चाहिए, मीन्स आशा का जो स्टार्टिंग है वो 18 प्लस होना चाहिए। ओके। तो जैसे आप अभी जैसे कि की गवर्नमेंट की सारी हुँ, वैकेंसीज हैं 18 प्लस से लेके 35। अभी कुछ कुछ वैकेंसीज में 40 भी कर दिया है, तो वही एज लिमिट वही है, अच्छा। 35 to 40। तो अभी आपको क्या दिख रहा है? जैसे कि आप लोग पहली बैच की सीएचओ थी और उसके बाद 3 साल बीत चुके हैं आपके जॉइनिंग के बाद से। तो कोविड टाइम में क्या वैकेंसीज़ निकली इससे रिलेटेड या नहीं निकली? अभी सीएचओ 2800 वैकेंसीज आई हैं, अभी रिसेंट वैकेंसीज आई हैं, जिसमें जुलाई 7 जुलाई करके 7 जुलाई में ही उसका जो है लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। तो अभी 2800 वैकेंसीज गवर्नमेंट के थ्रू निकली हुई है।
अगर यू कोई मतलब ईवा भरना चाहता है फॉर्म, हमने भी बहुत सारे लोगों को सर्कुलेट किया कि फॉर्म्स आ गए हैं, जो भी जीएनएम किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, जिनको पता नहीं है उनको। और अभी मैं युवाओं को बताना चाहूंगी कि अगर वो भरना चाहें तो वेबसाइट, एनएचएम की वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 20 जुलाई तक टाइम है। तो जो सीएचओ का प्रोफाइल है इसके लिए फीमेल कैंडिडेट ही चाहिए, मेल भी, मतलब मोस्टली फीमेल ही होता है फीमेल ना? मेल दोनों कर सकते हैं, दोनों कर। सीएचओ में मेल फीमेल दोनों कर सकते तो नर्सिंग के कोर्स जैसे आपने कहा, तो नर्सिंग के कोर्स करते हैं क्या, मतलब मेल भी? हैं। हाँ, उसके लिए जो है पोस्ट बीएससी, बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग ऑफ मिडवाइफरी, ये सारा होना जरूरी है। ओके। इसके बाद क्या करते हैं, जो फॉर्म निकलता है फॉर्म भरते हैं, मतलब आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग ऑफ मिडवाइफरी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप फॉर्म फिल करेंगे, आपके एग्जाम होंगे, अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद फिर आपकी जो 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में हमें ये पढ़ाया जाता है कि हम कम्युनिटी एरिया में कैसे, किन किन चैलेंजेस को फेस करेंगे, हमें क्या क्या काम करना होगा। हमें जो है मोस्टली हम लोग माइनर एलिमेंट्स पे काम करते हैं, मेजर एलिमेंट्स में हम जो है संजीवनी ओपीडी के थ्रू पेशेंट को दिखाते हैं। तो उसमें जितने भी एनसीडीज के पेशेंट होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं, अभी पहले तो हम लोग का था बेसिक जो था एनसीडी पे काम करते थे, मींस 1 साल हम लोगों ने एनसीडी पे काम किया। जैसे 3 टाइप के कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक पेशेंट, ये 5 तरह की एनसीडी पेशेंट को हम लोग देखते थे, स्क्रीन करते थे। उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर से जो दूसरी गाइडलाइन है 2019 में, उसमें ये गाइडलाइन 15 इंडिकेटर्स आए, उसमें जो है हम लोगों ने बहुत सारे चीजों को कवर किया, जैसे एएनसी कवर किया, पीएनसी कवर किया, एनसीडी कवर किया, माल नरिश बच्चों को भी कवर किया, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका जो है वेट और हाइट कम होता है, 0 से लेके 5 साल के बच्चों का, उनका हम जो है अपने सेंटर पे उन बच्चों को बुला कर वो हाइट वेट मेजर करते हैं, म्यूआक टेप से उनका आर्म मेजरमेंट करते हैं, ऐसे करके असेस करते हैं कि कौन सा बच्चा जो हमारा रेड लाइन में है, कौन सा येलो लाइन में है, कौन सा ग्रीन लाइन में है, किसको कितना न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो उसको हम जो है इन सब चीजों को टीच। तो जैसे आप ये बता रहे कि ऐसे करते हैं, तो आपके साथ तो काफी चैलेंजेस होते होंगे। हाँ, कम्युनिटी में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, जैसे कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो अभी वैक्सीनेशन पहले लग नहीं रहे थे। वैक्सीनेशन में क्या हो रहा था, जो कोविड का वैक्सीनेशन था वो लग नहीं रहा था, लोगों में बहुत तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी, सच है, जैसे कुछ लोगों के मन में ये था कि मुस्लिम को अलग वैक्सीन लगाई जा रही है, हिंदू को अलग वैक्सीन लगाई जा रही है। तो और ये कहना था कि जो वायल है वैक्सीन का, जैसे कि एक वायल में 10 लोगों को वैक्सीन दी जाती है, उनका कहना ये था कि जो पहले गवर्नमेंट ने सरकारी डिपार्टमेंट को लगाया, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट को लगवाया, और भी सुरक्षा डिपार्टमेंट को लगवाया, पुलिस डिपार्टमेंट को, तो उसमें क्या किया उन लोगों ने, उन लोगों को अच्छी वैक्सीन दी है, जो हमारे लिए है वो खराब वैक्सीन है और हम इसको लगा के मर जाएंगे, ऐसी भ्रांतियां। और कुछ मुस्लिम से में ये भ्रांतियां थी कि इसको लगाने के बाद बच्चे पैदा नहीं होंगे, और कुछ लोगों में ये था कि लगाने के 3 महीने बाद हम मर जाएंगे। तो हम लोगों ने मतलब इस तरह के चैलेंजेस बहुत सारा फेस किया, तो उसको दूर करने में हमें काफी 2-3 महीने टाइम लगे। मीन्स पहले वैक्सीन बहुत भारी मात्रा में थी, तो हम लोग कम्युनिटी में जाते थे वैक्सीन देने के लिए, तो बहुत मुश्किल से 20 वैक्सीन, 30 वैक्सीन, 50 वैक्सीन लगती थी। लोगों को धीरे 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 कम्युनिकेट करके, इसके लिए हमें प्रधान की हेल्प लेनी पड़ी, कोटेदार की हेल्प लेनी पड़ी, लेखपाल, और भी हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ी। और हमें अपने अधिकारियों से, सच एज एमओआईसी, डीएम या सीएम, तहसीलदार, इन लोगों से भी हमें मीटिंग करनी पड़ी। उन लोगों ने प्रधान से मीटिंग करी, प्रधान ने अपने गांव में कम्युनिकेट किया, हमारी आशाओं ने किया, फिर हम लोगों ने भी मीटिंग करी प्रधान के साथ। तो इसमें क्या होता है कि अभी एक कम्युनिटी में हम लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके लोगों को पहले वैक्सीनेशन के पहले हमारी एक मीटिंग होती है कि आज वैक्सीनेशन होने वाला है, मीन्स कल वैक्सीनेशन होगा। आज हमारी मीटिंग हो गई कि हाँ कल गांव में वैक्सीन आएगी, लगना है, तो ऐसे करके अभी जो है भारी मात्रा में वैक्सीन लग रही है। सुपर। मतलब कोविड टाइम में हम लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, और उसको दूर करने में हमें थोड़ा टाइम लगा, बट अभी सब ठीक है, लोग वैक्सीन के लिए मतलब इनिशिएट हो रहे हैं लगवाने के लिए। सुपर। तो मैं ये बताएं कि जो युवा चाहते हैं इसमें अप्लाई करना, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो, जो चाहते हैं लगाना, तो उनको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए जो उन्हें वो चैलेंजेस ना लगे? सबसे पहला तो हम ये बताना चाहेंगे कि मीन्स अगर आपको कोई भी चैलेंज मिलता है तो उसके लिए निगेटिविटी मन में नहीं लानी है, पहला तो पॉजिटिविटी मन में रहनी है। कि जैसे कि चैलेंजेस बहुत सारे आए कोविड में, लोगों ने मतलब बहुत सारे की बातें करी, तो पहले तो खुद को पॉजिटिव रखना है। अगर हम खुद पॉजिटिव रहेंगे, खुद हम अच्छा सोचेंगे, तभी हम दूसरों को समझा। तो चैलेंजेस के लिए देखिए, चैलेंज तो हर फील्ड में हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की फील्ड हो, चाहे हम जिस भी सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ चैलेंजेस तो हमें फेस करने पड़ते हैं।
उन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम करेंगे, उसके लिए जिस कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं, पहले हमें उनके इमोशन को, उनकी फीलिंग को समझना होगा कि वो क्या चाह रहे हैं। उनकी तरह हमें उनके में ढलना होगा। मीन्स जैसे हम अभी गांव में काम कर रहे हैं, गांव की कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, तो उनका जो माइंड सेटअप क्या है, उनको पहले हमें समझना होगा, फिर हम उनकी भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। तो पहले उनको समझिए, और चैलेंजेस के लिए खुद के मन में निगेटिविटी मत लाइए, पॉजिटिविटी रखिए। और ऐसा कोई काम नहीं है कि जो है हम कर नहीं सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल आज के टाइम में नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और इजिली हम सारे चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं, हमारे मन में अगर पॉजिटिविटी है। और हमें जो है चैलेंजेस को दूर करने के लिए सबसे पहले जिस फील्ड में चैलेंजेस हैं, उसे पहले समझना होगा कि किस चैलेंजेस आ क्यों रहे हैं, और आने के बाद फिर हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो हम उन चैलेंजेस को दूर कर पाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने इस पैंडेमिक में किया। तो ये बताएं कि कुछ प्रीरिक्विजिट होता है क्या? जैसे इसमें जॉब में आफ्टर रिटेन टेस्ट कोई वाइवा भी होता है या फिर कैसे होता है? पैटर्न क्या है इसका? हमारा जो जॉब है, इसमें पहले 6 मंथ की हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है। किसी भी, जैसे कि अभी जो है केजीएमसी में ट्रेनिंग चल रही है, जो भी सीएचओ की जो वैकेंसी, जो सीएचओ पास आउट हो रहे हैं एग्जाम में, उनकी पहले 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो पहले हम लोगों ने जैसे जो हमारा बैच था, पहला श्रावस्ती का जो बैच था, वो लखनऊ अवंती बाई, बलरामपुर के बगल में हॉस्पिटल है डफरिन करके, अवंती बाई, उसमें हम लोग की ट्रेनिंग, पहला जो बैच था वहां पे ट्रेनिंग किया। उसके बाद ये ट्रेनिंग जो है इग्नू के थ्रू होती है। पहले जो ट्रेनिंग हो रही थी वो इग्नू के थ्रू हो रही थी। अभी ये ट्रेनिंग जो है लखनऊ मेडिकल कॉलेज वहां से हो रहा है, ओके। केजीएमसी से हो रहा है। तो मेरा कहना ये था कि जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, उनको कुछ तैयारी करनी है एग्जाम के अलावा, अपने आप को प्रिपेयर करना हो, मेंटली प्रिपरेशन या ऐसा कुछ है? हाँ, एग्जाम के लिए उनको जो है, क्योंकि सीएचओ का एग्जाम पास करना बहुत ही आसान बात नहीं है, इसके लिए हमें कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी होगी। और मैं अपने युवाओं को ये बताना चाहूंगी कि अगर आप सीएचओ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यूट्यूब में एक चैनल है, वहां पे जाके, तो मैं सारे युवाओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर वो सीएचओ बनना चाहते हैं, तो वो जो है उस साइट पे जाके, यूट्यूब के लिंक पे जाके वहां से तैयारी करो। और सेल्फ प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करेंगे, आपके पास नॉलेज नहीं, तो आप सीएचओ का एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। आपके सेंटर को बेस्ट सेंटर का अवार्ड डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने दिया था, तो उसके बारे में बताएं कि ऐसा क्या किया था आपने अपने सेंटर पे कि बेस्ट सेंटर का अवार्ड मिला? एक्चुअली मैंने नहीं किया था, बेस्ट सेंटर अवार्ड पाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया था, हमारी इंटायर टीम ने किया था। हमारा जो पूरा टीम है, जैसे कि आसाद है, हमने बताया आपको कि आशा जो है हमारे गांव की जो है स्तंभ है, हमारे गांव की जो है रीढ़ मानी जाती हैं। तो हमारी इंटायर टीम ने किया, हमारी आशा ने किया, हमारी आंगनबाड़ी ने किया, हमारी एनएम ने किया, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया। तो सिर्फ मुझे अवार्ड नहीं मिला था, अवार्ड जो है पूरी टीम को मिला था। और इवन हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को अवार्ड मिला था। ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं था, ये अवार्ड जो है पूरे उत्तर प्रदेश का था। ये यूपी का अवार्ड था। यूपी में एक श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक चिलहरिया सेंटर को जो बेस्ट अवार्ड मिला था। तो ये अवार्ड जो है सिर्फ हमारा नहीं था, हमारे सेंटर का नहीं था, ये पूरे उत्तर प्रदेश का अवार्ड था। तो ये जो है जो भी हुआ, ये हमारा जो है पूरी इंटायर टीम की मेहनत की वजह से हो पाया। इसमें हमारे एमओआईसी का बहुत ज्यादा हाथ था, हमारी टीम का बहुत ज्यादा हाथ था, इसमें हमारे बहुत सारे सीएचओ ने हमें हेल्प किया था। उसकी वजह से जो है हमारे इंटायर टीम का ये अवार्ड था। अगर हम रोजगार के क्षेत्र में देखें तो एक सेंटर पे जहाँ पे एक सीएचओ होते हैं, कितने लोग को रोजगार होते हैं? मैं हर एक लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, एक सेंटर की बात करें तो। अगर एक सेंटर की पॉपुलेशन जो है 5,000, वैसे तो मोस्टली एक सब सेंटर की जो पॉपुलेशन 5,000 है गवर्नमेंट में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी आपको पता है, चीन के बाद इंडिया हमारा सेकंड नंबर पे है। तो एक सेंटर की जो आबादी है वो 10,000, किसी सेंटर की 12,000 ऐसे करके है। तो हमारी जो कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट गाइडलाइन में 1,000 पे एक आशा काम करनी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बेसिकली अगर देखा जाए एक सेंटर की 10,000 की पॉपुलेशन, तो उसमें 10 आशा होती हैं, 10 ही आंगनबाड़ी होती हैं, कहीं कहीं 6-7 आंगनबाड़ी होती हैं, और एक सीएचओ होता है, और 2 एएनएम होती है। मतलब कहीं किसी किसी जगह 2 एएनएम है, किसी किसी जगह 1 एएनएम है। ऐसा अगर देखा जाए तो 15 से 20 से 25 लोगों को जॉब मिलता है एक सब सेंटर के अंदर। और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना ऐसा सब सेंटर होता है? होता है, जैसे एक सीएससी जो होती है हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसके अंदर जो है
सब सेंटर आते हैं, और जो हमारा PSC होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके अंदर जो है 15 सब सेंटर आते हैं। तो नहीं एवरेज और देखा जाए अगर, डिस्ट्रिक्ट जो है, हाँ हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने आते हैं? अपने कम्युनिटी, मतलब जो हमारा एक कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसी का बेसिकली है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में जितने मतलब ऐसे अलग अलग जितने भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उसके अंदर जो है कितने सब सेंटर आएंगे, वो सारा अलग अलग से होता है। तो ऑन एन ठीक है, एवरेज बहुत अगर सारे देखा कम्युनिटी है, जाए, जैसे कि हमारे वहाँ 4-5 ब्लॉक हैं। ओके, 5 ब्लॉक हैं, तो 5 ब्लॉक में जो PSC है, CSC है, हमारे वहाँ 4 PSC है, तो उसके अंडर में अलग अलग सब सेंटर, वो अलग वेरिएशन। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक ब्लॉक के अंदर 1000 एम्प्लॉय होते होंगे। हाँ, आराम से। तो एवरेज 1000 एम्प्लॉय, और इसमें प्रायोरिटी किनको दिया जाता है? जैसे लोकल एरिया के लोग हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाता है, जो रूरल एरिया के लोग हैं, या क्या दिया जाता है? जो हमारी आशा होती है आंगनबाड़ी, वो बेसिकली हमें उसी पर्टिकुलर एरिया का लेना होता है, क्योंकि ओके, अगर वो पर्टिकुलर एरिया की रहेंगी तभी वो मतलब लोगों को सर्विसेज बेहतर दे पाएंगी और लोग उनकी बात मानेंगे भी। तो मोस्टली जो प्रायोरिटी क्या जो आशा होती है, वो पर्टिकुलर गांव की आशा होती है। जो आंगनबाड़ी होती है वो भी पर्टिकुलर गांव की होती है। ओके, सिर्फ सीएचओ एग्जाम दे के पास होके आते हैं और वो जो एग्जाम पास करते हैं उनको मिलता है, राइट? यस, सॉरी। मैंने कहा जो सीएचओ होते हैं वो एग्जाम पास करके आते हैं, और उनको इस लोकल से मतलब नहीं होता कि उसी गांव की है कि नहीं है, वो पास आउट होते हैं तो उनको पोस्टिंग किया जाता है। हाँ, CHO तो कहीं से भी आ सकते हैं, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है CHO पर्टिकुलर श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट का। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आ सकते हैं। CHO एनम वो पर्टिकुलर उस गांव की हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हैं तो वो कहीं से भी आके पोस्टिंग ले सकती हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि ये अभी 5 सालों में, अगर मैं 5 साल डेटा की बात करूं, टेंटेटिव डेटा की बात करूं, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में कितने वैकेंसीज आपको दिख रहे हैं इस फील्ड में, CHO के पोस्ट पे, सारे पोस्ट मिला के? सारे पोस्ट पे आशाओं की भी बहुत सारी वैकेंसीज अभी बहुत सारी आशाएं सिलेक्ट हुई हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, आंगनबाड़ी भी बहुत सारी सिलेक्ट हुई हैं, बहुत सारे CHOs भी अभी नए आए हैं। तो अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो जो है, जब से मैंने ज्वाइन किया, मीन्स हमारे बैच ने ज्वाइन किया, तब से 3 से 4 हजार वैकेंसी CHOs की आ चुकी हैं। अभी ये 2800 आई है, कभी भी वैकेंसी जो है आती है तो 1500, 800, 600, 700, इसके नीचे वैकेंसीज नहीं आती। अभी जो वैकेंसी आई है, इसका लास्ट डे जो जुलाई है, वो ह्यूज वैकेंसी है, 2800, उसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉय जो है उनको एम्प्लॉय हो सकते हैं वो, अगर उन्होंने पास आउट किया तो। क्योंकि बिल्कुल सही। CHO का एग्जाम बहुत ही टफ होता है, बहुत इजी एग्जाम नहीं होता है। गवर्नमेंट का यही है कि वो बार बार वैकेंसी देती रहती है कि लोग पास आउट होकर के सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि इस समय हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा जरूरत है एम्प्लॉय की। जितने लोग, हमारे रिसोर्सेज थोड़े कम हैं, तो इसलिए जो है बहुत सारी ह्यूज वैकेंसीज आ रही हैं। उसके पहले भी बहुत सारी वैकेंसीज आती थी, लोग पास आउट नहीं कर पाते, इसलिए जो है उनका, क्योंकि NHM का जो ये मानना है कि जो भी आपके पास, क्योंकि हम कम्युनिटी में काम करेंगे, तो आपको टफ एग्जाम तो देके पास आउट होके तो आना ही आना है। अगर आप इजी, अगर ऐसे होता तो सभी CHO बन जाते। तो सीएचओ की रिटायरमेंट एज क्या होती है? अभी तो एज सच कुछ है नहीं, 60 सबका जो है वही होगा, क्योंकि अभी 3 साल ही हुए हैं, तो अभी रिटायरमेंट उस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई है। अभी तो 5 साल बाद, कुछ कुछ स्टेट में ये हुआ है कि 5 साल अगर आप काम करते हैं, जैसे हरियाणा ने ये बोला है कि 5 साल के बाद हम जो है परमानेंट कर देंगे। अभी यूपी का हमें एज सच, क्योंकि हम यूपी में काम कर रहे हैं, तो यूपी का हमें आइडिया नहीं है। मणिपुर में भी ऐसे ही कुछ बोला है। मतलब अलग अलग जो स्टेट है उनके अलग 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 क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरिया है, ओके। और हाँ, और जो नेक्स्ट गाइडलाइन आई थी उसमें यही था कि आप जो है 5 साल अगर एक सब सेंटर पे काम कर रहे हो, तो आपको वहाँ का मैनेजरियल डिपार्टमेंट में आपको, मतलब वहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा कि आप उस सब सेंटर को मैनेज करोगे। और कुछ CHO को डिस्ट्रिक्ट लेवल में, कुछ CHO को मतलब ब्लॉक लेवल में, ऐसे करके उनको जो है प्रायोरिटीज मिलेंगी। अभी नेक्स्ट वैकेंसी जो CHO 3 साल पूरा हो गया तो प्रमोट करने की बात हो रही है, तो उसमें ये है कि CHO मेंटर की बात की, जैसे नर्स मेंटर आपने सुना होगा, CHO मेंटर की भी बात आई थी। तो अभी कोविड की वजह से अभी कुछ नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि मे बी जल्दी ही CHO मेंटर को मतलब CHO को प्रमोट करके CHO मेंटर में वो किया जाए। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हायरार्की क्या है? जैसे सीएचओ मेंटर के बाद क्या, उसके बाद क्या? अभी तो ये है कि CHO बनने के बाद CHO मेंटर का जो काम होगा वो ये होगा कि उसके अंदर में 10 से 12 CHOs को रखा जाएगा। जो नए CHOs हमारे आएंगे, जो हमारे, जैसे कि हमारा जो बैच है वो 3 साल पुराना बैच है, तो उन लोग जो 15 जो CHOs होंगे उनको गाइड करेंगे कि काम कैसे करना है, उनको इंडिकेटर्स के बारे में समझाएंगे, उनको कम्युनिटी में काम कैसे करना है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं, उनको गाइड करेंगे। उसके बाद साथ साथ वो अपना काम भी करेंगे, अपने एरिया को भी देखेंगे। तो अभी तो उस CHO मेंटर का जो गाइडलाइन जो बताया गया हम लोग को वो यही है। अभी वैकेंसीज आई नहीं, अभी प्रमोशन हुआ नहीं है, तो अभी सब कोविड की वजह से सब डिले चल रहा है।
पॉसिबिलिटीज है कि जल्दी आने के चांसेस हैं। और मेरा ये कहना था कि सीएचओ मेंटर के ऊपर हायरार्की क्या है? अगर मैं हायरार्की की बात करूँ कि इनका प्रमोशन होते-होते कहाँ तक जा सकते हैं ये? प्रमोशन होते होते सीएचओ मेंटर से वो जो है ब्लॉक लेवल में जा सकते हैं। ब्लॉक लेवल में 2 मैनेजरल डिपार्टमेंट रखे गए हैं। एक मैनेजरल डिपार्टमेंट है, एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट है। तो आप जो है किस डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे वो आपको चॉइस करना होगा। अभी ये हमारा जो पिछली गाइडलाइन आई थी उसमें ये सब बताया गया था, उसी को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। अभी जो है इस बार की जो नई न्यू गाइडलाइन है उसमें क्या हायरार्की है वो अभी बताया नहीं गया, क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ डिले हो रहा है। अभी हम लोग भी कोविड में ही काम कर रहे हैं। ओके। तो इनकी भी डायरेक्ट बहाली होती होगी? जैसे सीएचओ की बहाली होती है, वैसे आपने कहा ब्लॉक में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैनेजर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ डायरेक्ट बहाली होती है, वैकेंसीज़ निकलती है उसकी? अभी तो वैकेंसी निकलती हैं, अभी निकली नहीं है। अभी ऐसा गाइडलाइन में था। अभी जो है जो गाइडलाइन में है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है अभी। अभी ओके। सिर्फ बातें रखी गई हैं कि मतलब एक आया है एजेंडा कि ऐसा होना है, बट अभी इम्प्लीमेंट वो नहीं हुआ है। तो यानी कि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो भी इस तरह की वैकेंसीज़ आती हैं, आप नेशनल हेल्थ मिशन की साइट पे जाके देख सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको जी, वहाँ मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको यस फॉर्म सर। फिल अप कर सकते हैं, फिर प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो आप जी। ये बताएँ कि और क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इसको करने के बाद? जैसे एक अपॉर्च्युनिटीज़ हो गया कि नेशनल हेल्थ मिशन ने ये निकाला, यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अपॉर्च्युनिटीज़ हैं लोगों के लिए? जॉब में हाँ, जॉब में, जैसे आप कोर्सेज़ करने के बाद इसके अलावा कहाँ-कहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? मोस्टली डिस्ट्रिक्ट तक का है। अभी जो हायरार्की जो है वो ये है कि ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट तक आप जा सकते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे भी आपकी पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया ये है कि आपको 5 साल कंप्लीट करना होगा। मतलब आपके जो 5 साल, अभी तो हम लोग 3 साल कंप्लीट किए, जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ओके, ओके। और जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारे चैलेंजेस कोविड टाइम में आ रहे हैं, तो बिना कोविड के भी चैलेंजेस होते हैं क्या कुछ? जैसे मान लो कि लोगों के हाँ, साथ हुँ, कोविड कम्युनिटी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि अभी जो है हम लोग पेशेंट को स्क्रीन करते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो क्या होता है कि अपनी बीमारी को बता नहीं पाती थी पहले। और अभी हम लोगों के आने से क्या हुआ कि वो फीमेल जो होती है गांव में, आपको पता है कि कम्युनिटी जो है वो बहुत साई फील करते हैं, लोगों से अपनी बातें खुल के नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट का जो ये मुद्दा था कि हर गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है आसानी से मुहैया करवाने का। आसानी से मतलब एक जो गांव का आदमी है जो 50 किलोमीटर दूर जाके किराया, उसके पास पैसे नहीं है, वो बीमारी से तड़प रहा है, वो बहुत दूर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है, किराए के पैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये था कि उनके गांव में उनको स्वास्थ्य सुविधाएं जो है दे दी जाए। इसलिए जो है आरोग्य केंद्र का निर्माण करवाया गया। तो उसमें अभी क्या होता है कि जो महिलाएं आती हैं वो इजीली जो है अपनी बातों को आसानी से हमें बता देती हैं कि जो है मैडम हमें ये हुआ है वो हुआ है। और जैसे ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात की जाए तो वो खुल के किसी से बोल नहीं पाती थी। सर्वाइकल कैंसर की अगर बात की, जो सिम्टम्स उनके प्रोड्यूस होते थे वो किसी से कह नहीं पाती थी कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, वो शर्माती थी, उनको शर्म आती थी। लेकिन अभी क्या है कि जब से फीमेल्स जहाँ जहाँ पे भी पोस्टेड है, इजिली वहां की जो महिलाएं हैं वो इजीली अपनी बातों को कह लेती हैं। चैलेंजेस की बात की है तो बहुत तरह के चैलेंजेस आपको पता है कि कम्युनिटी में हम लोग डायरेक्टली जो हॉस्पिटल्स में काम करके आए थे, तो हॉस्पिटल्स में काम करने के बाद वहां पे क्या हम डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते थे। अभी जब हम लोग गांव में आए तो गांव के लोगों को समझना पड़ा, काम कैसे करना है, उनकी फीलिंग को समझना पड़ा। इस तरीके के चैलेंजेस को हम लोगों ने बहुत सारा फेस किया। उस फेस किया, इवन हम फेस कर भी रहे हैं चैलेंजेस को। हम हर दिन एक नया चैलेंज फेस करते हैं। तो ये बताएँ कि जैसे आपने कहा कि गाँव के लोग उतने घुले-मिले नहीं होते हैं, शर्म ज़्यादा आती है, वो सीधा कह नहीं पाते हैं। तो उसके लिए क्या आप लोग कोई जो एक तरह से वेबिनार कह लें या सेमिनार या फिर गेट टुगेदर टाइप का कुछ करते हैं आप लोग कोई लोगों को बुला के एक जगह पे इकट्ठा करके उनको एजुकेट करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं हम लोग की मीटिंग्स होती है, जैसे मदर मीटिंग हो गई, बीएचएनडी सेशन पे जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो हमारी जो है धात्री महिलाएं होती हैं, उन सबको हम बुलाते हैं। जब बीएचएनडी का मतलब होता है टीकाकरण, मतलब जब इम्यूनाइजेशन होता है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन डे के दिन हम पूरी महिलाओं को इकट्ठा करते हैं। मीन जिनके छोटे बच्चे होते हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो सारी आती हैं, उनके साथ हम एक मदर मीटिंग करते हैं, फिर हम उनको अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में बताते हैं।
हम क्या-क्या सुविधाएँ दे रहे हैं उनको हम अवेयर करवाते हैं। हम उनके कौन-कौन सी चीज़ों की जाँच कर सकते हैं, हम उनका क्या-क्या जो है उनकी किन-किन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उन मीटिंग में हम सारी चीज़ों को बताते हैं कि एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्या-क्या जाँच हो जाएगी, आपकी क्या-क्या दवाई मिल जाएगी। अगर ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा दिन से है तो हम उनको ऑनलाइन जो है उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं ई-संजीवनी ओपीडी के थ्रू। हम उनका जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा के उनकी प्रॉब्लम को रिलीज़ करते हैं। तो तो यानी ये कि सारा हम पहले कमिटी मीटिंग में बताते हैं। इसके अलावा हमारी एक मीटिंग और भी है वेद मीटिंग जो हम प्रधान के थ्रू करते हैं। गाँव के लोगों को इकट्ठा करके प्रधान को उसमें इनवाइट करते हैं। फिर हम जो है लोगों को बताते हैं अपनी सर्विसेज़ के बारे में कि हम क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे करके लोगों में अवेयरनेस आ रही है और लोग जो है सेंटर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यानी कि इस सभी जैसे सीएचओ के प्रोफाइल निकालने से गवर्नमेंट के द्वारा गाँव के लोगों के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। गाँव के लोगों के लिए ऑप्शंस जी। मिल गया उनके लिए एक तरह से। तो क्या उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ करते हैं? क्योंकि जैसे अभी कोविड टाइम चल रहा है तो लोग बहुत परेशान होते हैं। गाँव के लोग वैसे भी टेंशन में होते हैं, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा आ गया, पैसे की दिक्कत होती है, उनके साथ और भी अलग चैलेंजेस होते हैं। तो उनके मोटिवेशन के लिए भी कुछ करती हैं आप लोग? उनके मोटिवेशन के लिए हम लोग जो है वही उनको जो है समझाते हैं उनके गाँव में मतलब जैसे बाढ़ वाला क्षेत्र जो है तो यहाँ पे जो श्रावस्ती में हम लोग काम कर रहे हैं, तो श्रावस्ती में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ आ जाती है। हुँ, हुँ। तो उनको जो है देखना कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई बीमारी तो नहीं फैल गई, कोई महामारी तो नहीं आ गई, तो वो सब चीज़ों का असेसमेंट होता रहता है। और हम लोग मीटिंग करवा के मतलब पता करते हैं किस गाँव में क्या दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ पे डायरिया ज़्यादा फैल गया, कहाँ पे मीज़ल्स ज़्यादा फैल गया, कहाँ पे लोगों को बुखार ज़्यादा आ रहा है, मलेरिया कहाँ पे ज़्यादा फैल गया। इन सब चीज़ों को जो है हम लोग असेस करते हैं, फिर उस गाँव में सर्विसेज़ कैंप लगा के सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। सुपर, सुपर। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है सीएचओ का प्रोफ़ाइल। इसमें आपको क्या है कि समाज सेवा करने को भी मिल रहा है। एक तो वैसे भी डॉक्टर जी, और के बारे में कहा जाता है कि वो लोग भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तो आपके लिए क्या है कि आप समाज के लिए कर भी रहे हैं और उनको एजुकेट भी कर रहे हैं, उनको आप उनके दुखों से दूर भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोफ़ाइल है जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं और आने वाले समय में बहुत सारे वैकेंसीज़ आ रहे हैं। इसकी तैयारी करें। जैसा कि मैडम ने बताया कि थोड़ा टफ़ है एग्ज़ाम, लेकिन टफ़ है तभी इसका वैल्यू भी है। तो इसकी आप तैयारी करें और इसमें आना चाहें। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप एनएचएम पे नेशनल हेल्थ मिशन की साइट पे जाके देख सकते हैं या फिर टॉक शो विद सोम में बता सकते हैं। हम मैडम से पूछ के आपको उसका आंसर देंगे। तो मैडम अंत में आप क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? युवाओं को क्या कहना चाहेंगी आप? मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि चैलेंजेज़ तो बहुत सारे आते हैं। तो हमें जो है कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमें उससे भागना नहीं चाहिए और अगर हम सीएचओ पोस्ट की बात करते हैं, तो हम जो है कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, तो हमें कम्युनिटी में जो है बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन उससे हम बहुत सारा चीज़ें सीखते हैं, जो कि हम जो है जब पहले काम करते हैं हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो हमें क्या होता है कि हम जो है डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ कम्युनिटी में आते हैं तो कम्युनिटी में हमें बहुत सारे तरह के हमें वहाँ पे सिर्फ़ एक पेशेंट को देखना होता है, उस पेशेंट को मेडिसिन देनी होती है, उनको ट्रीट करना होता है, उनकी केयर करनी होती है। लेकिन कम्युनिटी में क्या है कि हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है, मतलब बहुत सारे लोग मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को हम जो है सोशल सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। तो हमें लोगों को ट्रीट तो कर रहे हैं, लेकिन जो है हम एक तरह का समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो उससे हमें क्या हो रहा है कि जो है हमें ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़्यादा मिल रही हैं और एक तरह से हम सोशल सर्विस भी कर रहे हैं। तो हम मतलब एक सीएचओ की सर्विस में आके हम 2 तरह से काम कर रहे हैं। हम सोशल सर्विस भी कर रहे हैं और हम लोगों को सर्व भी कर रहे हैं। सुपर, सुपर। तो हमें तो सब लोगों से यही है कि हार्ड वर्किंग रहें आप, पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखें, कभी चीज़ों से भागे नहीं, कभी डरे नहीं और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पॉसिबल नहीं है और हम ये काम कर नहीं सकते हैं। अगर आपके मन में पॉजिटिविटी है, आप जो है पॉजिटिव होकर के काम कर रहे हैं, तो आपका जो है जितना भी चैलेंजेज़ आए, आप उससे ओवरकम हो सकते हैं। सुपर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुश्री रूबी सिंह जी टॉक शो विद सोम में आने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।